नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लाइमेक्स टीचिंग एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलो बच्चे लोगों, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जुड़ो। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। दो काम आपको लगातार करते जाना होगा, लाइक और शेयर करते जाइएगा। आप लोग प्रयास करिए कि सेशन से अधिक लोग जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो सेशन को बेहतर तरीके से संचालित करने में आनंद आएगा, मौज आएगी, आनंद पूर्वक हम सभी लोग पढ़ेंगे। तो दो काम कर दीजिए, खींच करके पहले शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम सभी लोग जो अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन की कड़ी में हमारी बातचीत कहाँ तक पहुंची हुई है। हम सभी लोग बाल विकास के संदर्भ में आज तीसरा लेक्चर कवर कर रहे हैं। तीसरे लेक्चर में बात चल रही है अवस्थाओं और उसके शैक्षणिक महत्व को लेकर के। अब इसमें कल तक हम लोगों ने जो जानकारी की थी, कल हम लोगों ने पढ़ा था मानव विकास को 10 अवस्थाओं में बांटा जाता है, उसके विषय में डिस्कशन करा था हमने। कल के डेट में ही मैडम हरलाक का वर्गीकरण समझा था हमने। उसके बाद हमने शैशवावस्था के अध्ययन की दिशा में कदम रखा था। अध्ययन के उद्देश्य से अवस्थाओं को बांटा गया था। उसके बाद पहली अवस्था जो शैशवावस्था है उसका अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था, जिसको लेकर के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के विचार हम लोगों ने पढ़े थे, समझे थे। अभी आगे हमको आज के इसी सेशन के अंतर्गत चर्चा करना है शैशवावस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं को लेकर के, जिसमें हमने शारीरिक विकास को लेकर के और मानसिक विकास को लेकर के चर्चा कर दिया था, और सीखने में तीव्रता को लेकर के भी हमने शैशवावस्था के संदर्भ में चर्चा परिचर्चा कर दी थी। अब हम सभी लोगों को इसी चर्चा में आगे बढ़ना है। शैशवावस्था के महत्वपूर्ण विशेषताओं में अगली विशेषता की तरफ चलना है। तो बच्चे लोगों, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, संख्या बढ़ा देंगे। अगली चर्चा जो हम करने चल रहे हैं उस चर्चा की तरफ आगे बढ़ेंगे। शैशवावस्था में 3 विशेषताओं की बात कर लिया था हमने, शारीरिक विकास की, मानसिक विकास की और सीखने में तीव्रता की बात कर ली थी। इसी कड़ी में शैशवावस्था में एक और महत्वपूर्ण विशेषता पाई जाती है, संवेगों की प्रबलता पाई जाती है। नोट करते चलिएगा आप सभी लोग, संवेगों में प्रबलता पाई जाती है शैशवावस्था के अंतर्गत। अब देखो, अगर पैटर्न बदलेगा, परीक्षा का अगर पैटर्न बदलेगा तो फैक्ट वाले सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जिस तरीके का सीटेट में सवाल पूछा जाता है अप्लाइड तरीके के सवाल अगर आएंगे तो वो कैसे आएंगे, तो आपको पूरा डिटेल समझना पड़ेगा बातों को। जितना मन से आप बातों को सुन लोगे, समझ लोगे, उतना बेहतरीन आपका तैयार हो जाएगा। संवेगों की प्रबलता होती है शैशवावस्था के अंतर्गत। तो इसमें एक पॉइंट की बात हम लिखेंगे, शैशवावस्था में शिशु के संवेग अत्यंत प्रबल होते हैं। शैशवावस्था में शिशु के संवेग, अभी एग्जाम्पल आपको देते हैं। शैशवावस्था में शिशु के संवेग अत्यंत प्रबल होते हैं। शिशु के संवेग अत्यंत प्रबल होते हैं। संवेग अत्यंत प्रबल होते हैं। इस उम्र में शिशु भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा इत्यादि का उग्र प्रदर्शन करता है। इसमें शिशु भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा का उग्र प्रदर्शन करता है। चलिए, अब इसी बात को बखूबी समझ लिया जाए सभी लोग कि इस उम्र में शिशु के संवेगों में अत्यंत तीव्रता पाई जाती है। संवेगों की दृष्टि से बात करें अगर हम, तो बहुत ज्यादा उग्रता पाई जाती है इसके संवेगों में। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा इत्यादि का बहुत प्रबल प्रदर्शन करता है। बड़ी साधारण सी बात है, आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में बच्चे हैं। आप छोटे बच्चों को कभी भी देखिएगा तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्रोध पाया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेम पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा पाई जाती है। कई बार ये होता है कि खेलते खेलते 2 बच्चे आपस में लड़ाइयाँ कर लेते हैं। अब आप उस लड़ाई को अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जो छोटा बच्चा होता है वो अपने नाखून से, अपने अंगुलियों से बड़े बच्चे को हबोट लेता है। कई बार तो माँ को भी उसका शिकार बना डालता है। खास करके तब ये दिखाई पड़ता है जब माँ बच्चे को जबरदस्ती का चिम्मच से दूध पिलाती है या चिम्मच से दवा पिलाने जाती है। उस समय इनकी नौटंकी अजीबोगरीब होती है। उस एग्रेशन को आप महसूस कर सकते हैं। अगर इनके शरीर के अंदर ताकत रहे तो ये लतिया के बड़े लोगों को निपटा दें। इतना भयानक इनके अंदर उग्रता पाई जाती है संवेगों की। अब इस कड़ी में एक महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज को लेकर के आते हैं। ब्रिजेज एक महिला मनोवैज्ञानिक हैं जो शैशवावस्था के संवेग को समझाती हैं। तो उस पॉइंट को हम लिखने चल रहे हैं। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा, बिल्कुल शेयर करते जाइएगा।
अब महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज क्या कहती हैं? तो महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार, मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार, ब्रिजेज के अनुसार, अब यहां पर 2-3 बातें आपको सीख लेना होगा। महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज कहती हैं कि शैशवावस्था में जो शिशु का संवेग होता है, किस रूप में प्रकट होता है शिशु का संवेग? तो नवजात शिशु उत्तेजना दिखाता है, नवजात शिशु उत्तेजना प्रदर्शित करता है, उत्तेजना। यानी कि कुल मिला जुला कर अगर आप बात करोगे कि बच्चा जो पैदा होता है, नवजात मतलब नया नया पैदा हुआ, उसमें केवल एक ही संवेग होता है, वो उत्तेजना होता है। शुरुआत में वह संवेगों की अभिव्यक्ति कैसे दिखाता है? तो प्रारंभ में संवेगों की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है? तो शिशु अपने संवेगों की अभिव्यक्ति कैसे करता है उसकी बात करते हैं। शिशु अपने संवेगों की अभिव्यक्ति, अपने संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशन कैसे करता है वो। संवेगों की अभिव्यक्ति रो करके, रोकर, रोकर, चिल्लाकर, चिल्लाकर, हाथ पैर पटक कर, हाथ पैर पटक कर, पटक कर, लोट कर, लोट पोट जाता है कि नहीं? लोट पोट जाता है। जब गुस्साता है तो कई बार हाथ पैर पटकना छोड़ो, एकदम लोट पोट हो जाता है, मेल एकदम लपेट लेता है मिट्टी से, मिट्टी में ही लोटना पोटना शुरू कर देता है। और क्या करता है? रो करके, चिल्ला करके, हाथ पैर पटक करके, लोट करके, आदि के द्वारा, आदि के द्वारा, आदि द्वारा अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। इसमें और भी शामिल हो जाते हैं, हंसता है, खिलखिलाता है। हंसना और खिलखिलाना भी उसके संवेगी का अभिव्यक्ति का ही पार्ट होता है। शुरुआत में ये संवेग उसके प्रकट होते हैं, इस तरीके से वो अपने संवेग प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, संवेगों के अभिव्यक्ति में या संवेगों में अधिक स्पष्टता आती जाती है। शुरुआत में शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं। एक बात और नोट कर देते हैं, शुरुआत में शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं। शुरुआत में शिशु के संवेग, शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं। अस्पष्ट होने का मतलब क्लियर नहीं होते हैं। बताता हूं कैसे अस्पष्ट होते हैं। कैसे अस्पष्ट होते हैं उसके शिशु के संवेग? पता नहीं चलता है कि रो क्यों रहा है, गुस्सा क्यों कर रहा है ये भी नहीं पता चलता है, रो क्यों रहा है ये भी नहीं पता चलता है, हंस क्यों रहा है ये भी नहीं पता चलता है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है, छोटे बच्चे को डांटा जाता है, डांटा जाता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है, वो हंसता है। कई बार उसको खिलाने का प्रयास किया जाता है, प्यार दुलार करने का प्रयास किया जाता है, तब रोने लगता है। कई बार उसे भूख लगती है तब रोता है, और कई बार उसको कोई दर्द होता है शरीर में तब रोता है। तो क्लियर दिखाई नहीं पड़ता कि क्यों होता है। तो वही बात लिखा गया है कि शुरुआत में शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं। जैसे जैसे उसकी उम्र आगे बढ़ती है, उसके संवेगों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती जाती है, क्लियरिटी आती जाती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि शुरुआत में नकारात्मक संवेगों का भाव अधिक पाया जाता है, नकारात्मक संवेगों की प्रबलता अधिक होती है। तो एक पॉइंट और नोट कर लेना, शुरुआत में नकारात्मक संवेगों की, नकारात्मक संवेगों की प्रबलता पाई जाती है, संवेगों की प्रबलता होती है, प्रबलता होती है। परंतु धीरे धीरे, परंतु धीरे धीरे, धीरे धीरे सकारात्मक संवेग प्रदर्शित करने लगता है। धीरे धीरे सकारात्मक संवेग, सकारात्मक संवेग। तो प्रारंभ में जब उसकी उम्र एकदम छोटी होती है तो किस प्रकार के संवेग होते हैं? संवेग जो होते हैं वो नकारात्मक टाइप के संवेग वो ज्यादा हावी होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी सकारात्मक संवेगों की प्रबलता होना शुरू हो जाती है। लगभग 2 वर्ष की अवस्था में शिशु के सभी संवेग विकसित हो जाते हैं।
एक बात और कर लेते हैं। लगभग 2 वर्ष की अवस्था में शिशु के सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। लगभग 2 वर्ष की अवस्था में, 2 वर्ष की अवस्था में शिशु के सभी संवेग, विकसित हो जाते हैं, चलिए नोट करते जाइएगा, ये सभी पॉइंट नोट करते जाइएगा। ये सब परीक्षा प्रयोगी पॉइंट होते हैं। ये बातें कौन बताता है? ये बातें महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार बताया गया है। अब ये कहते हैं कि 2 वर्ष की अवस्था तक जाते जाते शिशु के सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। अब सवाल ये बनता है कि कितने संवेग होंगे जो 2 वर्ष की अवस्था तक जाते जाते विकसित हो जाते हैं? तो उसको लेकर के एक इमेज में लेना चाहूंगा। बस आप सभी लोग बने रहिए, तब तक आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा। एक इमेज में लेकर के आता हूं, उसी के अकॉर्डिंग बताता हूं। चलो भाई, ब्रिजेज के अकॉर्डिंग वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर करके संख्या बढ़ा दीजिएगा। महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार अगर हम संवेगों की बात करें तो संवेगों का एक ग्राफ होना चाहिए। मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो वैसे हम नोट करवा देंगे, आपको कंप्लीटली नोट करवा देंगे। भाई एक इमेज डाउनलोड करना तो बच्चे, यहां पर नहीं मिलेगा। चलिए तब तक हम डाउनलोड करवा रहे हैं, तब तक आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हम बताना शुरू कर देते हैं, आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। चलिए भैया, बीएड वाले बीएड वाले देखना नहीं चाह रहे हैं, कैसे शेयर करें? भैया बीएड वालों को क्या ही लेना देना है, बोलो? बीएड वालों को क्या ही लेना देना है, तो बीएड वाले क्यों देखेंगे? तो थोड़ा सा बीएड वालों के साथ समस्या है कि बीएड वालों को तो प्राइमरी से बाहर रखा गया अभी फिलहाल। नहीं मिलेगा, छोड़ो। चलिए भैया बता देते हैं कि लगभग 2 वर्ष की अवस्था में शिशु के सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, ये महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज कहती हैं। तो अब इनका हम पूरा का पूरा कॉलम चर्चा में कर देते हैं। अब महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज क्या कहती हैं, इसको देखना ध्यानपूर्वक। सबसे पहला संवेग ये बताती हैं कौन सा? सबसे पहला संवेग बताती हैं उत्तेजना। उत्तेजना संवेग कब पाया जाता है? तो उत्तेजना संवेग पाया जाता है जन्म के समय। जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना नामक संवेग होता है जन्म के समय। अब इसी उत्तेजना नामक संवेग से 2 संवेगों का जन्म होता है। इसी उत्तेजना नामक संवेग से 2 संवेगों का जन्म होता है। कौन कौन से 2 संवेग इससे पैदा होते हैं? उत्तेजना से 2 संवेग कौन कौन से पैदा होते हैं? तो 2 संवेग पैदा होते हैं दुख व आनंद। यहां से 2 संवेग पैदा होते हैं, दुख, और दूसरा संवेग कौन सा पैदा होता है? आनंद। दुख व आनंद नामक संवेग इन्हीं 2 संवेगों से पैदा होते हैं। और ये दोनों के पैदा होने का समय कितना बताती हैं? ये इन दोनों संवेगों के पैदा होने का समय बताती हैं 3 माह। यानी कि 3 माह की अवस्था में ये दोनों संवेग पैदा हो जाते हैं। ये सवाल बहुत पूछा गया है यूपी टेट में। यूपी टेट में ये लगभग बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। 3 माह की अवस्था में 2 संवेग पैदा होते हैं, एक दुख दूसरा आनंद। ये किससे? दोनों संवेग किससे पैदा होते हैं? उत्तेजना से। आप एक तरीके से कह सकते हो
चलिए अब बात यह आती है कि अब यहां से एक सवाल पूछा जाता है आपके परीक्षा में कि उत्तेजना जो होती है वो जन्म के समय जो पाई जाती है ना, आप एक तरीके से कह सकते हो कि यही उत्तेजना ही बदल जाता है, इसी उत्तेजना का रूप बदल जाता है। जब बच्चा 3 महीने में पहुंचता है तो ये उत्तेजना ना 2 प्रकार में स्पष्टता प्राप्त कर लेती है, दुख के रूप में और आनंद के रूप में इसकी क्लियरिटी होती है। और इसके बाद जब दुख और आनंद के रूप में इसकी क्लियरिटी निकल करके आती है तब ये फिर से 6 माह की अवस्था में भय, क्रोध और घृणा में कन्वर्ट होती है। तो दुख से जन्म लेता है कौन? दुख से जन्म लेता है भय, क्रोध व घृणा। ऐसे नोट करिएगा, भय जन्म लेता है दुख से, और दुख से ही पैदा होता है क्रोध, और दुख से ही जन्म लेता है कौन सा? घृणा जन्म लेता है। भय, क्रोध व घृणा, इन तीनों संवेगों का जन्म होता है इसी से। किससे? दुख नामक उत्तेजना से ये 3 संवेग जन्म लेते हैं। और ये कब जन्म लेते हैं ये तीनों संवेग? तो ये जन्म लेते हैं 6 माह की अवस्था में। इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है मैं यहां पर नोट कर देता हूं, ये 6 माह की अवस्था में जन्म लेते हैं तीनों, 6 माह की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो पैदा हो रहा वो खत्म हो जाएगा, जो एक बार बन गया वो हमेशा के लिए बनता रहेगा, वो हमेशा के लिए रहेगा। जब क्लास में है तो कहाँ है यार? चलिए भैया, तो यहां तक हो गया भय, क्रोध व घृणा 6 माह की अवस्था में आ गया। अब 6 माह की अवस्था में ये तीनों नकारात्मक तरीके के संवेग हैं, और ये नकारात्मक संवेग किससे पैदा हो गए? दुख नामक संवेग से पैदा हो गए ये नकारात्मक। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि यहां से आनंद नामक संवेग से कौन पैदा होगा? आनंद नामक संवेग से सभी सकारात्मक संवेगों का जन्म होता है। ये सभी बताने का काम कौन करता है? ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो गया था जरूरी काल के कारण, इसलिए कनेक्शन कट गया हमारा। ये हम सभी लोग पढ़ रहे हैं किसको लेकर के? महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ब्रिजेज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ब्रिजेज ने जो संवेगों का विकास बच्चों में बताया है वो 2 वर्ष की अवस्था में बताया। तो पहला उसने उत्तेजना को बता दिया जो जन्म के समय होता है, उसके बाद ये बता देती हैं कि दुख व आनंद नामक संवेग पैदा होता है, इसके बाद दुख नामक संवेग से भय, क्रोध, घृणा को बताती हैं 6 माह की अवस्था में ये पैदा होता है। अब इसके बाद जब ये नकारात्मक संवेग 6 महीने की अवस्था में तीनों जन्म ले लेता है तो सकारात्मक संवेगों की बात करते हैं तो 12 महीने की अवस्था में, अब बच्चा जाएगा 12 महीने की अवस्था में, तो उल्लास और अनुराग यानी कि जिसको आप प्रेम कहते हो वो 2 संवेग जन्म लेते हैं। तो यहां पर कॉलम आगे बढ़ता है तो करते हैं उल्लास और अनुराग नामक संवेग। यहां पर उल्लास और अनुराग नामक संवेग, उल्लास और अनुराग। अनुराग को ही आप कह सकते हो एक तरीके से प्रेम, एक तरीके से स्नेह इसको कह सकते हो। उल्लास और अनुराग नामक संवेग जन्म लेता है 12 महीने की उम्र में। इसका समय कितना होता है? 12 माह का समय इसका होता है उल्लास और अनुराग नामक संवेग का। ये दोनों सकारात्मक संवेग होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जन्म के समय, ये हो गया 3 माह में, और ये हो गया 6 माह में। अब 12 महीने के बाद जब बच्चा 18 माह में जाएगा तो ईर्ष्या नामक संवेग जन्म लेगा। ईर्ष्या किससे जन्म लेता है? तो यह भी एक तरीके से नकारात्मक संवेग होता है। अब यहीं पर हम एक और संवेग को जोड़ते हैं जो 18 माह की उम्र में जन्म लेगा, वह संवेग जन्म लेता है ईर्ष्या। ईर्ष्या नामक संवेग जन्म लिया। चलिए, ईर्ष्या संवेग कब पैदा हुआ? 18 माह में। इसके बाद जब बच्चा 24 माह में जाएगा तो 24 माह की उम्र में एक और संवेग उसका पैदा हो जाएगा जो सकारात्मक होगा, वो होगा हर्ष। हर्ष नामक संवेग होगा जिसको इंग्लिश में जॉय कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको जॉय बोलते हैं। अब बता दो एक बार सभी लोग कमेंट करके इस बात की स्पष्टता करिए कि क्या आपको यह बात पूरी तरह से समझ में आई कि नहीं आई। चलो भैया, चलिए एक बार सूचित करिए हमें कि ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं। अच्छा, जो संवेग जब पैदा होता है, एक बात और साथ में समझिए, जो संवेग जब पैदा होता है तो वह अपने बहुत ही खतरनाक रूप में होता है जब जो पैदा हो जाए। जैसे उत्तेजना जब होती है नवजात शिशु में तो उत्तेजना, सभी प्रकार के संवेग इसी उत्तेजना में ही दिखाई पड़ते हैं, सभी प्रकार के संवेग इसी उत्तेजना में दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए बताया नहीं जा सकता कि कौन सा संवेग क्या काम कर रहा है।
क्लियरिटी होती नहीं है। लेकिन जब 3 महीने का होगा तो यही उत्तेजना 2 हिस्सों में बंट जाएगी, दुख और आनंद में। यानी कि जितने भी संवेग प्रदर्शित करेगा वो संवेग खाली दुख और आनंद के रूप में प्रदर्शित करेगा, दुख और आनंद के रूप में प्रदर्शित करेगा। इसके बाद जब वह 3 महीने के बाद 6 महीने की अवस्था में जाएगा तो इसका जो दुखद संवेग होता है वह और अत्यधिक क्लियर हो जाएगा। अब क्लियरिटी हो जाएगी किस रूप में? भय के रूप में, क्रोध के रूप में, घृणा के रूप में क्लियरिटी हो जाएगी। और जो आनंद है ये उल्लास और अनुराग के रूप में क्लियरिटी प्राप्त कर लेगा। अब उम्र आगे और बढ़ेगी, और आगे उम्र बढ़ेगी। जब 18 माह का पहुंचेगा तो एक और नकारात्मक संवेग जन्म ले लेगा, ईर्ष्या। यानी कि उसी में से निकल करके एक और क्लियर संवेग दिखाई देने शुरू हो जाएगा, ईर्ष्या। अब जब 24 माह का हो जाएगा तो एक और सकारात्मक संवेग आ जाएगा, हर्ष, जिसको आप बोलते हो जॉय, आनंद जिसको बोलते हो, किसी भी चीज को लेकर के जॉय महसूस करेगा। इस तरीके से अब जिस उम्र में जो संवेग प्रकट होगा वह अपने प्रबलतम रूप में रहेगा। जैसे 3 महीने में जब दुख व आनंद होता है तो भयानक तरीके का दुख व आनंद प्रदर्शित करता है। जब वह 6 महीने का होता है, भय क्रोध घृणा आती है तो भयानक तरीके के भय क्रोध घृणा को प्रदर्शित करता है, एकदम प्रबलता इसकी पाई जाएगी। जब वह 12 महीने का होता है, उल्लास और अनुराग को बहुत बेहतरीन तरीके से, अपने खिलौनों के प्रति उसका जो प्रेम होता है ना, उसी को आप अनुराग कहते हो, वही उसका अनुराग है। और उल्लास का मतलब क्या होता है? उल्लास आनंद का वह रूप होता है जैसे बच्चों की कोई मनोकामना पूरी हो जाए, बच्चे की कोई मनोकामना पूरी हो जाए। जैसे बच्चे के लिए कोई कपड़ा नया लेकर के आ गया, बच्चे के लिए मिठाई कोई लेकर के आ गया, बच्चे को कोई किसी ने गिफ्ट दे दिया, तो जो बच्चा 1.5 टांग पे उछड़ता है उस समय जो नहीं होता है, मामा आएंगे आज हमारे, ये वाला जो आनंद है ना, उसका उल्लास इसी को बोलेंगे, उसी को उल्लास बोलेंगे। तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसका प्रदर्शन होगा। और जब ये पहुंचेगा 18 माह में, जब ईर्ष्या पैदा होती है 18 माह में, तो आप समझ जाओ कि 12, 6, 18, 1.5 साल का बच्चा है। 1.5 साल का बच्चा ना अपने उम्र के बच्चों के साथ अब ना खिलौना शेयर नहीं करना चाहता है, और दूसरे के खिलौने को देख करके और अपनी मम्मी द्वारा दूसरे बच्चे को प्रेम करते हुए देख करके ईर्ष्या करना शुरू कर देता है। अब फिर जब 24 महीने का हो जाता है तब हर्ष। इस तरीके से जब जो संवेग प्रकट होगा प्रबलतम होगा। तो इस तरीके से आप विशेषता को पढ़िए। विशेषता में हमने पढ़ाना जो शुरू किया था, बताना जो शुरू किया था कि शैशवावस्था में बच्चों के संवेगों में क्या पाई जाती है? प्रबलता। तो अभी तक की बातें ना प्रबलता को लेकर के हुई कि संवेगों में कैसे प्रबलता पाई जाती है। अब आगे देखिएगा, संवेगों की प्रबलता तो हो गई, अब अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। अगली विशेषता होती है कल्पना बाहुल्य अवस्था। अगली विशेषता कौन सी होती है? कल्पना बाहुल्य अवस्था। कल्पना बाहुल्य अवस्था, यही अवस्था कल्पना की बाहुल्यता की अवस्था होती है। चलिए अब इसको समझिएगा, कल्पना बाहुल्य अवस्था। इस उम्र में बालक आप कह सकते हैं कि रियलिटी में जीता ही नहीं है। इस उम्र में बच्चा अत्यधिक कल्पना में होता है, अत्यधिक कल्पना में होता है। चलिए नोट कर लीजिए इस बात को, फिर इसके विषय में समझाते हैं आपको। शैशवावस्था में शिशु का कल्पना लोक बहुत विस्तृत होता है। शैशवावस्था में शिशु का कल्पना लोक अत्यंत व्यापक होता है। शिशु का कल्पना लोक अत्यंत व्यापक होता है। शिशु का कल्पना लोक अत्यंत व्यापक होता है, व्यापक होता है। वह बहुत सी बातों की कल्पना कर लेता है, वह बहुत सी बातों की कल्पना कर लेता है, बातों की कल्पना कर लेता है, कल्पना कर लेता है। वह बहुत सी बातों की कल्पना कर लेता है। जैसे लाठी को गाड़ी समझना। उदाहरण लिखना, जैसे लाठी को गाड़ी लाठी को गाड़ी समझना, लाठी को गाड़ी समझना, पहिए को रेल समझना, पहिए को रेल समझना, रेल समझना। ये सब बचपन में किए हैं कि नहीं किए हैं? आप कुछ नहीं, अपने बचपन में लौट करके चले जाइए। बचपन में जब आप लौटेंगे तो आप पाएंगे
कि जब कोई लाठी यानी झाड़ू वगैरह मिल जाता था, लाठी झाड़ू वगैरह वगैरह मिल जाता था, तो उसको अपने टांगों के बीच में रखते थे और क्या करते थे, भर 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 करते थे कि नहीं करते थे? गाड़ी चलाते थे कि नहीं चलाते थे? अब वो जो पहिया होता था, साइकिल का निकला हुआ जो टायर होता था या साइकिल का जो रिन होता था, रिन, वो छकपक 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 दौड़ाते थे खड़ंजे पर, तो वो ट्रेन होती थी। ये है कल्पना भाई, ये है कल्पना। इसी कल्पना को पियाजे किस रूप में समझाता है, मैं उसकी भी बात बता दूं आपको। पियाजे इसी कल्पना को जीववाद के रूप में समझाता है। पहले तो ये कहता है कि कल्पना जो बच्चे की होती है वो सूचकता के रूप में समझाता है, यानी कि प्रतीकात्मक सोच के रूप में बताता है। प्रतीकात्मक सोच या प्रतीकात्मक कल्पना की बात करता है। प्रतीकात्मक सोच या प्रतीकात्मक कल्पना की बात करता है कौन? पियाजे समझाता है। इसी को, जो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया, इसी को पियाजे प्रतीकात्मक सोच या प्रतीकात्मक कल्पना के रूप में बताता है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था हालांकि वो मान करके चलता है, लेकिन ये आगे भी बढ़ जाता है। जन्म से 2 के बाद भी 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ये पाया जाता है लक्षण। 2 से 7 वर्ष की अवस्था किसके अंतर्गत आएगी? तो शैशवावस्था के ही अंतर्गत आएगी। बेशक उसे पूर्व बाल्यकाल के नाम से हम पुकारेंगे। तो बच्चे में प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, सिंबलिक थॉट, यानी कि बच्चे के पास रियल में तो गाड़ी नहीं है, लेकिन वह कल्पना कर सकता है गाड़ी की। तो कल्पना करेगा तो क्या करेगा? अपने ही खिलौने को वो रियल गाड़ी मान लेगा, उसी पर बैठ करके भर चलाना शुरू कर देगा। चलाएगा कि नहीं चलाएगा? इसी को पियाजे, इसी कल्पना को पियाजे जीववाद के रूप में समझाते हैं। इसी को पियाजे किस रूप में समझाते हैं? जीववाद के रूप में समझाते हैं कि इस उम्र में बच्चे की कल्पना शक्ति इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होती है कि वह निर्जीव वस्तुओं को भी क्या मानता है? सजीव मानता है। जैसे अपने गुड्डे गुड़िया से बातें करना, अपने गुड्डे गुड़िया से बातें करना, अपने खिलौनों से बातें करना, ये उसके जीववाद का है। बच्चा ये मानता है पेड़ पौधे जिनमें भी मूवमेंट होता है, जो चीजें भी गतिशील होती हैं, जिनमें भी थोड़ी बहुत हलचल होती है, उन सभी चीजों को पियाजे क्या मानता है? जीवित मानता है, जीवित। उनसे बातें करता है। ये कहा जाता है कि यह बच्चे की कल्पना का ही रूप होता है कि वह पेड़ पौधों को अपने समान मान करके उनसे बात करता है। अपने खिलौने को, वह खिलौना चाहे डॉग हो, चाहे जो कुछ भी हो, गुड्डे गुड़िया हो, उनमें जीवन मान करके उनसे बातें करना, ये बच्चे के कल्पना का ही उदाहरण होता है। इस तरीके से इस उम्र में बच्चों की कल्पना शक्ति अधिक पाई जाती है। इसलिए बोला जाता है कि शैशवावस्था में, यानी कि 2 वर्ष से लेकर जन्म से 2 वर्ष तो पूरी तरह से इन्फेंसी होता है। कल्पना शक्ति पूरे उम्र पाई जाती है, ये 6 वर्षों तक पाई जाती है, प्रबलतम रूप में पाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शिशु की कल्पना शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह यथार्थ की गतिविधियों से प्रभावित नहीं होता है। एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, शिशु की कल्पना शक्ति इतनी प्रबल होती है, शिशु की कल्पना शक्ति इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होती है कि वह बहुत सी बातों की कल्पना कर लेता है, बहुत सी बातों की कल्पना कर लेता है। या ऐसे करना, कल्पना शक्ति इतनी प्रबल होती है कि उसे यथार्थ की गतिविधियां प्रभावित नहीं करती हैं, या वह यथार्थ की गतिविधियों से प्रभावित नहीं होता है, होती हैं कि वह यथार्थ की गतिविधियों से प्रभावित नहीं होता है। नोट करते चलिएगा, यथार्थ की गतिविधियों से प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, यथार्थ की गतिविधियों से प्रभावित नहीं होता है। चलो भैया इस बात को समझ लो, यथार्थ की गतिविधियों से प्रभावित नहीं होने का मतलब क्या है कि उसके अगल बगल क्या हो रहा है, रियलिटी में क्या चल रहा है, उसे कुछ फर्क नहीं होता है। आप इसको महसूस कर सकते हो, एक छोटे बच्चे को उदाहरण के रूप में रख करके आप इसे महसूस कर सकते हो। कैसे? एक छोटा बच्चा धूल मिट्टी इकट्ठा करके खेल रहा है, तो जिस समय छोटा बच्चा धूल मिट्टी इकट्ठा करके खेल रहा होता है ना, उस समय वह बड़बड़ बड़बड़ कुछ ना कुछ कर रहा होता है।
बकैती कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, बतिया रहा होता है। वो कल्पना में ही होता है, कल्पना में ही होकर के बतियाता है। अगल बगल में क्या चल रहा, कहीं आग लगी है, पानी पड़ रहा, पाथर पड़ रहा, तूफान आया हुआ है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी धुन में रमाए रहता है, अपने ही में मस्त पड़ा रहता है। अगर कागज की नाव लेकर के वो पानी में डाल दिया, किसी ने नाव बना करके दे दिया और वो पानी में डाल करके नाव को एक ठो चूटा चूटी पकड़ के उसी पे बैठा दिया ना, तो उसी को निहारता रहेगा। उसी को दुनिया में क्या हो रहा है, उसके अगल बगल के आस पड़ोस में क्या हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस उम्र में कल्पना इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होती है कि रियल की चीजों से वो प्रभावित बिल्कुल नहीं होता है, वास्तविकता से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है। चलो भैया, अग्रिमा द्विवेदी करें सर। हाँ हाँ, वो वाली हमने छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। हम यहीं पर आपको मिलेंगे, यहीं पर आपका लगातार अध्ययन चल रहा है। अरे भाई, सीटेट वाला कंप्लीट हमने अध्ययन करवाया है, सीटेट वाला कंप्लीट अध्ययन हमने यहीं पर करवाया, इसी प्लेटफार्म पर। पूरी थ्योरी की क्लासेस आप सभी को मिली फ्री तरीके से, प्रैक्टिस भी हमने कंप्लीट पूरा करवाया था, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर टेट सुपर टेट को लेकर के हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आप में से कोई भी जो प्रयागराज में है ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, तो ऑफलाइन वो आ जाएगा सलोरी, पानी के टंकी पर। पानी टंकी जो सलोरी है, वहीं पर सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी आदरणीय मारूफ सर के निर्देशन में वो कोचिंग चल रही है। वहां पर टेट सुपर टेट का बैच कंबाइंड तरीके से लॉन्च है। बहुत मिनिमम शुल्क है, बहुत मिनिमम शुल्क है। कितना है? मात्र 3100 रुपये, मात्र 3100 रुपये में आप वहां पर आइए, ऑफलाइन मोड में पढ़िए। जो लोग भी उपलब्ध हैं, तो हाँ, जो लोग भी यहाँ पर उपलब्ध होंगे वो सभी लोग आ जाएं पानी टंकी के पास सलोरी में। 3100 रुपये फीस, अभी ऑफर की फीस चल रही है। एडमिशन ले लें, पढ़ाई करें ऑफलाइन में, और सब सब्जेक्ट भी पढ़ाएं। हाँ, और सब्जेक्ट भी चलेंगे, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 2-3 दिनों का कुछ कार्यक्रम चल रहा है, वो पूरा हो जाएगा तो आपको अगले 2-4 दिनों में ना बाकी सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। तो ये पर शैशवावस्था की हो गई कल्पना बाहुल्यता। शैशवावस्था में कल्पना बाहुल्य अवस्था होती है, इसकी चर्चा हमने कर दी। अब आगे बढ़िएगा, एक और विशेषता की बात करेंगे। शैशवावस्था में बच्चा पर निर्भर होता है, तो यहाँ पर एक विशेषता हो जाती है पर निर्भरता। दूसरों पर निर्भर करता है, ये डिपेंडेंट होता है, ये दूसरों पर डिपेंड होता है। किस लिए दूसरों पर डिपेंड होता है, तो उसके विषय में बात कर लेते हैं। सब कुछ मिलेगा बट पीडीएफ ना मिला तो साथ ही साथ लिखते चलो ना, पीडीएफ क्या करोगे? हैं, पीडीएफ क्या करोगे? साथ ही साथ लिखते चलो। चलिए नोट कर लीजिएगा। शैशवावस्था में शिशु, शैशवावस्था में शिशु, शैशवावस्था में शिशु अपनी भौतिक तथा सांवेगिक आवश्यकताओं के लिए, अपनी भौतिक तथा सांवेगिक आवश्यकताओं के लिए, भौतिक तथा सांवेगिक आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। भौतिक तथा सांवेगिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। आवश्यकताओं के लिए बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, दूसरों पर निर्भर करता है। अब इस उदाहरण को आप समझ जाओ तो आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। यहां पर हमने बात करी कि शैशवावस्था का शिशु पर निर्भर होता है। किस संदर्भ में पर निर्भर होता है? तो उसमें कह रहे हैं कि भौतिक तथा सांवेगिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर कर रहा है। अब यहाँ पर दो आवश्यकताओं की बात करेंगे हम। पहली बात करेंगे भौतिक आवश्यकता की, कि भौतिक आवश्यकता के लिए वह दूसरों पर निर्भर करता है। तो पहले इसको समझ लिया जाए कि भौतिक आवश्यकता के लिए कैसे दूसरों पर निर्भर करता है। तो भैया, नहाना, धोना, खाना पीना, कपड़े लत्ते पहनना, क्या शैशवावस्था का बच्चा अपने से कर पाएगा क्या? तो इसका उत्तर आएगा नहीं, वह अपने से नहीं कर पाएगा।
तब इसके लिए क्या करना होगा, तब इसके लिए वह मम्मी पापा पर निर्भर करेगा। उसको नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने का काम कौन करता है, परिवार के अन्य सदस्य करते हैं। ये उसकी हो गई भौतिक पर निर्भरता। अब कमेंट देख लेते हैं भैया, कमेंट क्या क्या आ रहा है। आयु लाइव स्टाइल वाले क्या कमेंट कर रहे हैं कि सर हाँ सुपर टेट 0.2 या 3 में अच्छा सरिता यादव, सरिता हो, सरिता, हाँ सरिता पढ़ी थी बैच हमसे, 2 बैच लगातार पढ़ी थी सरिता। चलो कोई बात नहीं है, अब यहीं पर आपकी तैयारी चलेगी। सरिता बहन जितने भी लोग आओगे, सरिता, बबीता, प्रियंका, काव्या, जो लोग भी आएंगे सबका यहीं पर वेलकम होगा भैया, बार बार वेलकम होगा। और आपकी तैयारी यहीं पर चलेगी। आप अपनी जिज्ञासा यहीं पर जाहिर करें, आप अपने क्वेश्चन यहीं पर पूछें, यही तैयारी आपकी होगी। अमित पूछ रहा, अमित बावरे एक बार अंग्रेजी में अपनी आईडी बनाता है, फिर हिंदी में बनाता है। सीटेट में इसने अंग्रेजी में आईडी बनाया, अब यूपी टेट में हिंदी में आईडी बना लिया इसने। सीडीपी की क्लास नहीं है क्या सर? देवता सीडीपीए पढ़ रहे हैं महाराज, शैशवावस्था पढ़ रहे हैं हम, इनफेंसीहुड, शैशवावस्था का अध्ययन कर रहे हैं और उसकी विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। चलिए बात कर रहे हैं, शैशवावस्था का बच्चा दूसरे पर निर्भर करता है, तो इसमें हमने बताया कि भौतिक और सांवेगिक दृष्टि से वो दूसरे पर निर्भर करता है। अब भौतिक दृष्टि से दूसरे पर निर्भर करने का मतलब यह है कि नहाना खाना कपड़े लत्ते पहनना वो अपने से नहीं कर पाता है। दूसरी बात करें अगर हम सांवेगिक पर निर्भरता की, तो सांवेगिक रूप से भी वह दूसरों पर निर्भर करता है। आप बता देते हैं कि सांवेगिक पर निर्भरता क्या होती है, इमोशन वाइज वह दूसरे पर कैसे डिपेंड करता है। तो भैया अगर बच्चा चलते चलते ना कहीं चोट लग गई, आपके घर में बच्चे होंगे, कई बार आप अतिशय प्यार दुलार करते होंगे बच्चे को, तो जैसे बच्चा चलते फिरते दीवार से लड़ गया, मेज से लड़ गया, दरवाजे से लड़ गया, तो मुंह बनाता है ऐसा ही करता है कि नहीं? तो आप पलट के पूछते हो क्या हुआ मेरे बच्चे को, किसने मारा? तो कहेगा मतलब इसने मार दिया, दरवाजे ने। तो आप क्या करोगे? आप दरवाजे को मारोगे। अरे क्यों मारा हमारे बच्चे को, क्यों मारा हमारे बच्चे को? बच्चा खुश, बच्चा मगन हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, वो उसको लगेगा कि बदला पूरा हो गया। यही है सांवेगिक पर निर्भरता, कि गुस्सा भी आ रहा है चीजों पर, लेकिन अपने से बेचारा इतना बेबस है कि गुस्सा अपने से प्रदर्शित भी नहीं कर पा रहा है। हाँ? यही बात अगर हम करेंगे, इसी बात पर जाएंगे कि थोड़ी सी उम्र और आगे उसकी बढ़ जाती है, जब वो बच्चा पहुंच जाता है 2 से 6 साल की अवस्था में, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जब प्रवेश कर जाता है, तो जब प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा ना, तो लड़ाइयां करेगा, आपस में भिड़ंत होती है बच्चों की। तो जब आपस में भिड़ंत होगी ना, तो वहां पर भी लड़ाई अपने से नहीं होगा। जब नाराजगी होगी तो ऐसे होगा, दाल है मम्मी थे बताएंगे अपने। दूसरा वाला भी बोलेगा हम भी दालें अपने मम्मी थे बताएंगे। काहे भैया, आपस में भिड़ लो दोनों लोग। जब तुम ही लोग क्रोधित हो रहे हो एक दूसरे पर, लड़ाई एक दूसरे के बीच हुई है, तो आपस में निपट लो। ये दाल है मम्मी थे बताएंगे, ये वाली कंडीशन कहाँ से आती है? ये वाली कंडीशन इसलिए आती है कि सांवेगिक पर निर्भरता पाई जाती है। इमोशन वाइज भी वो दूसरे पर निर्भर करता है, और भौतिक रूप से तो वह दूसरे पर निर्भर करता ही है। नहाना खाना कपड़े लत्ते पहनना वो अपने से नहीं कर पाता है। तो ये हो गई बच्चों की पर निर्भरता। शैशवावस्था का बच्चा पर निर्भर होता है दूसरे पर ही, इसीलिए ऐसे बच्चों को प्ले स्कूल में भेजा जाता है, और प्ले स्कूल में उसके केयरिंग करने वाले टीचर होते हैं, उनकी देखरेख करने वाले टीचर होते हैं। प्ले स्कूल की विशेषता यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भौतिक और सपोर्ट प्रदान करना, भावनात्मक सपोर्ट प्रदान करना। इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो फाउंडेशनल प्लान लाया गया है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर या शिशुशाला प्रोग्राम के तहत जो पढ़ेंगे, तो वहां पर इनको किताब के जरिए पढ़ाया नहीं जाएगा, इनको औपचारिक शिक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा। इन बच्चों को खेल के माध्यम से, खिलौने के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी, और वो शिक्षा ऐसी होगी कि बच्चों को शारीरिक यानी कि भौतिक और भावनात्मक सपोर्ट प्रदान किया जाएगा, ताकि यह पक्ष इनका डेवलप हो सके, बेहतर हो सके। ठीक बात है? ठीक बात है ना भैया? चलिए अब अगली विशेषता की तरफ चलेंगे।
अब अगली विशेषता पढ़ लेते हैं। परनिर्भरता के बाद शैशवावस्था के अंदर एक और विशेषता पाई जाती है कि इनका व्यवहार कैसा होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। एक और विशेषता यहाँ पर पाई जाती है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पाया जाता है यहाँ पर। अब मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या होता है, बड़ा सिंपल है, इसको भी बहुत सरल तरीके से समझाएंगे। बस खाली आप बातों को सुन लोगे, आपकी चीजें तैयार हो जाएंगी, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। आइए आ जाइए भैया, यहां पर बात कर लीजिएगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की बात कर लेते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की बात करें तो शैशवावस्था में शिशु के व्यवहार कैसे होते हैं, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। शैशवावस्था में शिशु के व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। अब बात करेंगे कि ये क्या है, या आप इसे आसानी से कह सकते हैं कि शैशवावस्था के बच्चे के व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। अब मूल प्रवृत्ति क्या होती है, तो मूल प्रवृत्ति हमारे व्यवहार का वो पक्ष होता है जिसको हम कहीं से सीखते नहीं हैं। हमारे व्यवहार का बिना सीखा हुआ स्वरूप, क्या बोला हमने, हमारे व्यवहार का बिना सीखा हुआ स्वरूप, उसी को मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे बहुत सारे व्यवहार हमारे ऐसे हैं जिसको हम कहीं से सीखते नहीं हैं, जैसे भोजन करने की क्रिया, ये हम सीखते नहीं हैं कहीं से। हंसना, रोना, गाना, चिल्लाना, हंसना रोना ये हम कहीं से सीखते नहीं हैं। आप सोचो अगर हंसना भी सीखना पड़ता तो यहाँ पर हम ये सोच लेते कि हमें हंसना कैसे है, हमें रोना कैसे है, किस बात पर रोना है, और कैसे रोना है, ये भी अगर लर्निंग का पार्ट होता तो बड़ा अजीबोगरीब स्थिति हो जाती। कैसे कि जिस बात पर रोना है गलती से कंफ्यूज हो जाए तो उस बात पर हंसने लगेंगे, और जिस बात पर हंसना है कंफ्यूज हो जाए तो उस बात पर रोने लगेंगे। तो मूल प्रवृत्तियां हमारे व्यवहार की वो जो प्रारंभिक होते हैं, जैसे आप मोबाइल खरीदते हो ना तो कुछ मूल एप्लीकेशन मोबाइल के साथ आते हैं, जरूरी एप्लीकेशन, वही मूल प्रवृत्ति होती है कि जब हम जन्म लेते हैं, इस नए परिवेश में आते हैं माता के गर्भ से बाहर, तो कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं हमारे अंदर। जब हम पैदा होते हैं ना तो उन्हीं के जरिए का, आप सोचो पैदा होने के बाद अगर सीखना पड़ता कि पहले सीख लें तब कुछ करें, तब तक निपट जाता आदमी, तब तक आदमी क्या होता, निपट जाता। इसलिए भगवान ने सिस्टम बना के दिया है कि भैया कुछ प्रकार के सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल कर देता है, और जब हम जन्म लेते हैं तो वो वाला तुरंत ही काम करना शुरू कर देता है। जैसे हंसना, रोना, चिल्लाना, खाना पीना, हाथ पैर पटकना वगैरह, ये सब सिस्टम पहले से इंस्टॉल होता है, वही मूल प्रवृत्ति होती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल केवल मैं दे दूंगा, आपको वो बात समझ में आ जाएगी। जैसे भूख लगने पर किसी भी वस्तु को मुंह में रख करके चूसना, ये उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। उदाहरण ले लीजिएगा, जैसे भूख लगने पर किसी वस्तु को, मुंह में डालकर चूसना, ये बच्चे के मूल प्रवृत्ति व्यवहार का उदाहरण है। मुंह में डालकर चूसना ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। जैसे चिम्मच इत्यादि कुछ भी पा गया, कागज पा गया, चिम्मच पा गया, कुछ भी पा गया, उसे उठा करके मुंह में रख करके चूसना शुरू कर देता है। ये उसके मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का उदाहरण होता है। ये वह नैसर्गिक रूप में उसके पास है, पैदा हुआ है, स्वाभाविक रूप में यह प्रक्रिया उसके साथ जन्म ली है। उसको कोई बताएगा नहीं कि भूख लगने के बाद मुंह में डालना है खाना को। भाई आपको किसी ने बताया क्या पैदा होने के बाद कि ये बेटा भूख लगेगा तो मुंह में से खाना, ये कोई बताया है? नहीं।
मुंह में ही चला गया, अंगूठा अपने आप चला गया। कोई भी वस्तु जो पकड़े उसको कहाँ डाले, मुंह में डाले, यहीं से धीरे धीरे खाने का प्रोसेस पता चल गया, यहीं से धीरे धीरे हम खाने पीने लगे। यह है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का उदाहरण। तो ये तो हो गया शैशवावस्था का मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो अनुकरण की प्रबलता एक और विशेषता पाई जाती है, अनुकरण प्रबलता या अनुकरण की अवस्था। अनुकरण की अवस्था नोट कर लीजिएगा, अनुकरण की अवस्था, शैशवावस्था ही अनुकरण की अवस्था है। अच्छा, मुख्य तौर पर 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है अनुकरण की प्रबलता जहां पर पाई जाती है। तो अनुकरण प्रधान अवस्था की बात कर देते हैं। अनुकरण प्रधान अवस्था, प्रधान अवस्था। अनुकरण क्यों महत्वपूर्ण होता है? छोटे बच्चे ज्यादातर चीजों को किसके माध्यम से सीखते हैं? छोटे बच्चे ज्यादातर चीजों को अनुकरण के ही माध्यम से सीखते हैं। अब आप समझिए कैसे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो स्किनर की यहां पर एक परिभाषा नोट कर लिया जाए। स्किनर कहता है कि कौशलों को सीखने का पहला सोपान अनुकरण है। कौशल सीखने का पहला सोपान, कौशल सीखने का पहला सोपान किसे माना जाता है? अनुकरण को माना जाता है। किसी भी प्रकार का कौशल, जैसे हमारा चलना फिरना हो गया, जैसे हमारा भाषा हो गई, भाषा एक कौशल है, इसको कैसे सीखा जाता है? अनुकरण के माध्यम से सीखा जाता है। बच्चा जिस परिवेश में पैदा होता है, उस परिवेश के, उस समाज के नियम, मानक को, आदर्श को और भाषा को कैसे सीखता है? तो जहां पर वो जन्म लेता है वहां पर बोली जाने वाली भाषा और वहां पर जो संस्कार, जो नियम है, उसको किसके माध्यम से सीखेगा? अनुकरण के माध्यम से सीखेगा। जन्म के साथ ही अनुकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन जब वह 2 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है, तो 2 से 6 जिसको प्रारंभिक बाल्यावस्था बोला जाता है, यहाँ पर जबरदस्त तरीके का अनुकरण पाया जाता है। अनुकरण के दृष्टि से यह संवेदनशील अवस्था होती है 2 से 6 वर्ष की अवस्था। इस कारण से 2 से 6 वर्ष की अवस्था को भाषा विकास के नजरिए से संवेदनशील अवस्था भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के अंदर अनुकरण की प्रबलता पाई जाती है और यहीं पर वह दूसरों के द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों को सीखता है, बहुत जबरदस्त तरीके से अनुकरण करता है। इसलिए इसको बोला जाता है संवेदनशील अवस्था भाषा विकास के दृष्टि से। कन्फर्म हो गई बातें? ये तो हो गई अनुकरण की प्रबलता। इसी शैशवावस्था के अंतर्गत कहा जाता है कि यह खिलौने की अवस्था है। खिलौने की अवस्था, खिलौने की अवस्था, खिलौने की अवस्था यानी कि टॉय एज। बहुत सवाल इससे आता है एग्जाम में। टॉय एज की बात करें तो मुख्य तौर पर 2 वर्ष से 6 वर्ष का जो समय होता है वह विकल्प के रूप में सही होता है। 2 वर्ष से 6 वर्ष, यानी कि इसको और सरल करें अगर हम, तो पूर्व बाल्यावस्था का जो समय होता है इसी को बोला जाता है खिलौने की अवस्था। अक्सर यही उत्तर आपका सही होता है। इसमें इतनी ही बातें पर्याप्त हैं। इसके बाद इसी को बोला जाता है प्री गैंग एज। ध्यान दीजिएगा, यह भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। प्री गैंग एज, प्री गैंग एज, अगर ये सवाल आपसे पूछे तो यह भी सही होगा शैशवावस्था का सेकेंड हाफ। शैशवावस्था का सेकेंड हाफ मतलब कौन हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को ही बोला जाता है गैंग एज। इसको सही करिएगा, गैंग एज, पूर्व बाल्यावस्था, गैंग एज। आइए अगली बात कर लीजिएगा। प्री गैंग एज के बाद शैशवावस्था की अन्य विशेषताओं की बात करें तो इन विशेषताओं में एक और महत्वपूर्ण विशेषता निकल करके आती है, काम प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है इस उम्र में। काम प्रवृत्ति की प्रबलता, काम भावना की प्रबलता इस उम्र के अंदर पाई जाती है शैशवावस्था में। और ये काम भावना किस रूप में प्रदर्शित होती है? तो यहां पर उम्र को बांट देते हैं। जन्म से 2 वर्ष की बात करेंगे तो इसको बोला जाता है ओरल स्टेज। कौन बताता है इसको? फ्रायड बताता है। फ्रायड कहेगा कि यह ओरल स्टेज है, यानी कि काम दृष्टि, काम की दृष्टि से मुखा अवस्था इसको बोलेंगे। यानी कि इस उम्र के अंदर बच्चे की जो काम प्रवृत्ति होती है या बच्चे की जो काम भावना होती है वह मुख के रास्ते से प्रकट होती है और इसी के कारण बच्चा किसी भी वस्तु को उठा करके मुंह में डाल करके चूसने लगता है। माता का स्तनपान करना, किसी भी वस्तु को मुंह में डाल करके चूसना, यह उसके काम प्रवृत्ति का ही सूचक है, काम प्रवृत्ति का ही सूचक है। तो जन्म से 2 वर्ष के दौरान
ये मुखावस्था हो गया उसके काम प्रवृत्ति का सूचक। और जो इसके बाद की अवस्था होगी 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष का जो समय होगा, 2 वर्ष से 4 वर्ष का समय होगा, इसको बोला जाएगा एनल स्टेज, द एनल स्टेज। ये जो एनल स्टेज होता है इसको गुदा अवस्था बोला जाता है। क्या? गुदा अवस्था। यहां पर जो बच्चे की काम प्रवृत्ति है वह मल मूत्र के उत्सर्जन क्रिया के रूप में प्रकट होती है। आप देखोगे छोटे बच्चे अक्सर इन कार्यों में बहुत मजा पाते हैं। अगर आप बच्चे को मूत्र उत्सर्जन करवाने के लिए लेकर के जाओ और आप बता दो बेटा ये सीट है, ये कमोड है, यहीं पर करो, तो वहीं भारत का नक्शा बनाने लगेगा। मारना पीटना पड़ेगा, कई बार डांटना पड़ेगा कि कायदे से कर जो करने आए हैं। तो ये क्या है? ये उसका वही उम्र होती है जहां पर मल मूत्र के उत्सर्जन क्रियाओं में बच्चे आनंद प्राप्त करते हैं। इसके बाद इसी उम्र के अंतर्गत बात आएगी 4 वर्ष से 6 वर्ष। 4 वर्ष से 6 वर्ष का जो टाइम होता है इसको बोला जाता है, हाँ, इसको बोला जाता है लिंगीय अवस्था। इस लिंगीय अवस्था के अंतर्गत बच्चों में 2 प्रकार की भावना ग्रंथियां प्रकट होती हैं। एक इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि होती है। कौन सी? इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। और एक भावना ग्रंथि होती है ओडिपस भावना ग्रंथि। इलेक्ट्रा और ओडिपस 2 भावना ग्रंथियां होती हैं। इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, यहां पर ध्यान देना, इलेक्ट्रा ई से लिखा हुआ है। ई मतलब स्त्रीलिंग। ई मतलब क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग बोले तो इलेक्ट्रा भावना ग्रंथियां लड़कियों में पाई जाती हैं। और ये जो इलेक्ट्रा भावना ग्रंथियां लड़कियों में पाई जाती हैं यह पितृ प्रेम का सूचक होती हैं। मातृ विरोध का और पितृ प्रेम का सूचक है। यानी कि इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि के कारण लड़कियों का झुकाव किधर होता है? पिता की तरफ होता है इस उम्र में। और ओडिपस भावना ग्रंथि के कारण लड़कों का झुकाव किधर होता है? मम्मी की तरफ होता है, माता की तरफ होता है। पिता का विरोध होता है, माता की तरफ झुकाव होता है। ये ओडिपस भावना ग्रंथि होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सामाजिक भावना, तो भैया शैशवावस्था के अंतर्गत बच्चा सामाजिक नहीं होता है। सामाजिक भावना का अभाव पाया जाता है शुरुआत में, जन्म से 2 वर्ष के दौरान। उसके बाद सामाजिक भावना प्रकट होती है। और नैतिकता की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि सही और गलत की पहचान नहीं होती है। तो इस तरीके से शैशवावस्था के समस्त विशेषताओं के विषय में हमने अध्ययन कर लिया। शैशवावस्था की समस्त विशेषताएं हमने पढ़ लिया। शैशवावस्था इस प्रकार से खत्म हो जाती है। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी कल। कल जब मिलेंगे तो कल हम सभी लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था के विषय में। बाल्यावस्था दूसरी अवस्था का अध्ययन करना शुरू करेंगे हम सभी लोग कल, और उसके शैक्षणिक महत्व को बताना शुरू करेंगे कल। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, लेक्चर कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, इस बाबत आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जाइएगा। वीडियो के समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में जा करके टिप्पणी जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए रिव्यू का काम करता है। और आप में से जितने भी मित्र ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन देंगे कि सलोरी में आप सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के साथ जरूर जुड़िएगा। ऑफलाइन अभी मात्र 3100 रुपये फीस है। आप सभी लोग, जितने लोग जानने पहचानने वाले हैं, सब तक यह मैसेज प्रेषित करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।